सोचिए, आपकी जिंदगी वैसी क्यों है जैसी है? क्यों कुछ लोग हर दिन आगे बढ़ते हैं और कुछ वहीं के वहीं रह जाते हैं? राज छुपा है सिर्फ एक चीज में, आपकी आदतों में। और यही सच्चाई बताती है चार्ल्स डोहिग के द्वारा लिखी बुक द पावर ऑफ हैबिट। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। स्वागत। हम आज चार्ल्स डुहिग की किताब द पावर ऑफ हैबिट पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। मतलब इसके जो कुछ बहुत ही दिलचस्प और काम के आइडियाज़ हैं ना, उन पर हमारे पास जो जानकारी है वो इस बेस्ट सेलिंग किताब के सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स का निचोड़ है। वो खास बातें हैं जिन्होंने वाकई कई लोगों को अपनी आदतें समझने में बहुत मदद की है। हाँ बिल्कुल। हमारा मकसद आज ये समझना है कि हमारी आदतें, वो छोटे बड़े काम जो हम लगभग रोज करते हैं बिना सोचे समझे, ये आखिर बनती कैसे हैं और कैसे ये हमारी जिंदगी की एक तरह से कहें तो ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती हैं। और सबसे ज़रूरी बात, हम इस पूरी समझ का इस्तेमाल कैसे करें अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए, थोड़ा अपनी मर्जी से चलाने के लिए। और देखिए, मज़े की बात यह है कि ये सब कुछ विज्ञान पर आधारित है, मतलब न्यूरोसाइंस पर। लेकिन डुहिग इसे किसी भारी भरकम रिसर्च पेपर की तरह नहीं बताते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसे असली लोगों की कहानियों से, कंपनियों के उतार चढ़ाव और यहाँ तक कि सामाजिक आंदोलनों के उदाहरणों से समझाते हैं। तो चलिए इन आदतों की दुनिया को थोड़ा खोल कर देखते हैं, परत दर परत। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि ये चर्चा सिर्फ बुरी आदतें जैसे मान लीजिए स्मोकिंग छोड़ना या अच्छी आदतें जैसे रोज जिम जाना, बस यहीं तक नहीं है। अच्छा। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये असल में हमारे स्वभाव को, मतलब मानव स्वभाव को, हमारे व्यवहार के उन ऑटोमेटिक पैटर्न्स को समझने की एक कोशिश है। वो पैटर्न्स जो तय करते हैं कि हम स्ट्रेस में क्या करते हैं, या सुबह उठकर पहला काम क्या करते हैं, है ना, या फिर किसी टीम में कैसे बर्ताव करते हैं। ये समझना कि आदतें काम कैसे करती हैं, ये बदलाव की तरफ उठाया गया सबसे पहला और शायद सबसे ताकतवर कदम है। ये एक तरह से अपने दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम समझना है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह अच्छा कहा आपने। तो किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है जिसके आसपास सारी बातें घूमती है, वो है हैबिट लूप, जिसे हम कह सकते हैं आदत का चक्र। हाँ। आदत का चक्र सुनने में शायद थोड़ा जटिल लगे, पर असल में ये दिमाग में चलने वाला एक 3 स्टेप का बहुत ही सीधा साधा लेकिन जबरदस्त ताकतवर न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है। तो इस चक्र का पहला हिस्सा है संकेत, क्यू। ये वो ट्रिगर है, वो इशारा जो हमारे दिमाग को सिग्नल देता है, चलो भाई अब ऑटोमेटिक मोड ऑन करो और वो वाली आदत शुरू करो। सही। और कमाल की बात यह है कि ये संकेत कुछ भी हो सकता है, जैसे घड़ी में शाम के 5 बजना, ये समय हो गया। हाँ। ऑफिस की कॉफी मशीन, ये जगह हो गई। कोई खास गाना सुन लेना, या कोई खास खुशबू। हाँ बिल्कुल। या फिर बोरियत महसूस करना, जो एक भावना है, या किसी दोस्त का फोन आना। ये इतने आम होते कि हम इन पे ध्यान भी नहीं देते ज्यादातर। फोन उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगना। आजकल ये बहुत कॉमन है। हाँ। या ये मानसिक भी हो सकता है, जैसे कोई मुश्किल काम सामने आते ही चिंता करना शुरू कर देना। या फिर भावनात्मक, जैसे स्ट्रेस हुआ और तुरंत कुछ मीठा खाने का मन कर गया। यही वो हिस्सा है जिसे हम नॉर्मली आदत कहते हैं। अच्छा, संकेत, फिर रूटीन, और तीसरा और शायद सबसे अहम हिस्सा है इनाम। इनाम? हाँ, ये वो नतीजा है, वो फायदा या वो संतुष्टि जो रूटीन पूरा करने के बाद मिलती है। और यही इनाम हमारे दिमाग को सिखाता है कि हाँ, ये जो अभी किया ना, ये पूरा चक्कर, हाँ। इसे याद रखो, इसे दोबारा करना है। तो इनाम कुछ भी हो सकता है, जैसे निकोटीन का किक। बिल्कुल, वो केक या सोशल मीडिया पर कुछ नया देख लेने का वो छोटा सा मजा, या मीठे का स्वाद, या सिर्फ वो चिंता से थोड़ी देर के लिए ध्यान हटने का सुकून, कुछ भी। और ये इनाम ही है जो इस पूरे चक्र को, इस लूप को मजबूत करता है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा है, बेसल गैंग्लिया कहते हैं उसे, वो इन आदतों को स्टोर करके रखता है ताकि हमें हर बार सोचना न पड़े, ऑटोमेटिक हो जाए सब। एग्जैक्टली। जब इनाम मिलता है तो दिमाग में डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, और ये उस संकेत और रूटीन के बीच के कनेक्शन को और पक्का कर देते हैं। धीरे धीरे ये लूप इतना ऑटोमेटिक हो जाता है कि हम उसे बिना किसी सचेत कोशिश के करने लगते हैं। और ये जानना शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो, पर कुछ स्टडीज कहती हैं कि हमारे दिन का करीब 40%, सोचिए, लगभग आधा दिन असल में हमारे सोचे समझे फैसले नहीं होते,
बल्कि ये ऑटोमेटिक आदत के चक्र होते हैं। 40%? ये तो बहुत ज्यादा है। मतलब हम अपनी जिंदगी का काफी बड़ा हिस्सा ऑटो पायलट पर बिता रहे हैं। हाँ, कह सकते हैं। और ये चक्र असल जिंदगी में कैसे काम करता है, इसके किताब में कुछ बड़े मजेदार उदाहरण हैं, जैसे वो पेप्सोडेंट टूथपेस्ट वाला। हाँ, वो तो क्लासिक उदाहरण है, बहुत दिलचस्प है। सोचिए, 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका में ज्यादातर लोग रोज ब्रश नहीं करते थे। सच में? हाँ, तो पेप्सोडेंट ने अपने विज्ञापनों में दांतों की सफाई या कीटाणुओं से सुरक्षा पर उतना जोर नहीं दिया। उन्होंने एक नई चीज पर फोकस किया, दांतों पर जो एक पतली सी परत बन जाती है ना, प्लाक कहते हैं जिसे। हाँ। और ब्रश करने के बाद मुंह में जो एक ताजगी भरी हल्की सी झंझनाहट होती है, टिंगलिंग सेंसेशन। अच्छा, वो एहसास। हाँ, उस एहसास को उन्होंने इनाम की तरह पेश किया। संकेत था दांतों पर वो परत महसूस होना, ये बस सुबह उठना। रूटीन हुआ ब्रश करना, और इनाम था वो ताजगी और झंझनाहट का एहसास। ओके। लोगों को वो एहसास इतना अच्छा लगने लगा, उन्हें लगने लगा कि जब तक ये झंझनाहट ना महसूस हो तब तक मुंह साफ ही नहीं हुआ। उन्होंने असल में सफाई की जरूरत नहीं बल्कि उस इनाम की चाहत, एक क्रेविंग पैदा कर दी, और देखते ही देखते ब्रश करना एक राष्ट्रीय आदत बन गया। वाह, मतलब इनाम सिर्फ नतीजा नहीं है, बल्कि वो एहसास है जिसकी हमें तलब होने लगती है, क्रेविंग। और ऐसा ही कुछ वो फेब्रीज एयर फ्रेशनर के साथ भी हुआ था ना? सुना है वो प्रोडक्ट तो शुरू में लगभग फेल हो गया था। बिल्कुल सही। फेब्रीज को शुरू में बदबू हटाने वाले प्रोडक्ट की तरह बेचा गया था। लॉजिक सिंपल था, संकेत घर में बदबू, रूटीन फेब्रीज स्प्रे करो, इनाम बदबू खत्म। तो इसमें क्या गड़बड़ हुई? गड़बड़ ये हुई कि अक्सर लोगों को अपने घर की जो रोजमर्रा की गंध होती है उसकी आदत हो जाती है, वो उसे नोटिस ही नहीं करते। तो संकेत ही गायब था, बदबू महसूस ही नहीं हो रही थी, तो स्प्रे क्यों करेंगे? प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा था। हाँ, ये तो बात है। को पूरा करने के लिए जैसे सफाई हो गई, अब अंत में एक अच्छी सी महक छिड़क दी जाए, ये उनके लिए एक फिनिशिंग टच था। यही उन्हें आइडिया आया। अच्छा, उन्होंने मार्केटिंग पूरी तरह बदल दी। अब संकेत था सफाई का काम पूरा होना, रूटीन था फैब्रिक स्प्रे करना, और इनाम था एक साफ सुथरे कमरे की वो ताजी भीनी सी खुशबू और वो एहसास कि हाँ काम पूरा हुआ, वो संतुष्टि। तो उन्होंने उसे बदबू हटाने वाले टूल से बदलकर सफाई का इनाम बना दिया। एग्जैक्टली। और ये रणनीति चल गई। फैब्रीज $1 बिलियन प्रोडक्ट बन गया। ये दिखाता है कि सही इनाम को पहचानना और उसे रूटीन से जोड़ना कितना जरूरी है। क्रेविंग सही चीज की होनी चाहिए। तो ये आदत का चक्र कितना मजबूत है, ये तो हमने देख लिया। पेप्सोडेंट, फैब्रीज, ये बहुत पावरफुल है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये इतना ऑटोमेटिक और शक्तिशाली है, तो क्या इसे बदला भी जा सकता है, या हम बस अपनी उन आदतों के गुलाम हैं जो हमें शायद पसंद भी नहीं? यहीं पर किताब का एक और बहुत अहम आइडिया आता है। डुहेग इसे कहते हैं आदत बदलने का सुनहरा नियम, गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज। और अच्छी खबर ये है कि हाँ, आदतें बदली जा सकती हैं। अच्छा, कैसे? नियम ये कहता है आप किसी आदत को पूरी तरह मिटा नहीं सकते। वो जो न्यूरल रास्ता दिमाग में बन गया है वो रहता है, लेकिन आप उसे बदल सकते हैं। यू कैन रिप्लेस इट। बदल सकते हैं। ओके। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि आप पुराने संकेत को, क्यों को वैसे ही रहने दें, और ये समझे कि उस आदत से आपको असल में कौन सा इनाम मिल रहा है, किस चीज की तलब पूरी हो रही है। फिर आप बीच के रूटीन को एक नए बेहतर व्यवहार से बदल दें। मतलब ट्रिगर वही रहेगा, इनाम की इच्छा भी वही रहेगी, बस उस इच्छा को पूरा करने का तरीका बदल जाएगा। बिल्कुल। मान लीजिए शाम को 5 बजे ये संकेत आपको बोरियत होती है और आप उठकर किचन में जाते हैं और कुछ स्नैक्स खा लेते हैं। ये रूटीन जिससे आपको थोड़ी देर का मजा या ब्रेक मिलता है, ये इनाम। तो सुनहरा नियम कहता है कि संकेत, 5 बजे की बोरियत और इनाम की इच्छा, थोड़ा ब्रेक या एनर्जी बूस्ट को पहचानिए। अब रूटीन बदलिए। स्नैक्स खाने की बजाय शायद आप 5 मिनट के लिए उठकर थोड़ा टहल लें या किसी दोस्त को मैसेज कर दें। अच्छा, ये तो सुनने में सीधा लगता है, पर क्या ये इतना आसान है? असल में वो इनाम पहचानना कि मुझे सच में क्या चाहिए था। हाँ, ये सबसे मुश्किल हिस्सा हो सकता है। क्या आपको सच में भूख लगी थी या आप सिर्फ बोरियत से बचना चाह रहे थे, या काम से थोड़ी देर के लिए ध्यान हटाना था? डुहेग सलाह देते हैं कि थोड़ा प्रयोग करें। अपनी आदत के बाद आप कैसा महसूस करते हैं उस पर ध्यान दें। मतलब जासूसी करनी पड़ेगी अपनी आदत की। बिल्कुल, थोड़ी जासूसी। अलग अलग रूटीन ट्राई करके देखें जो शायद वो ही इनाम दे सकें।
क्या वॉक करने से बोरियत कम हुई? क्या किसी से बात करने से वो बेचैनी मिटी? जब आप असली इनाम को पकड़ लेते हैं ना, तब आप एक ऐसा नया रूटीन चुन सकते हैं जो ज्यादा हेल्दी हो या ज्यादा प्रोडक्टिव हो, पर देता वही इनाम हो जिसकी आपको तलब थी। ये तो काफी प्रैक्टिकल तरीका लग रहा है। लेकिन सिर्फ नियम जान लेना ही काफी होता है क्या? कई बार हम जानते हैं कि क्या करना चाहिए पर कर नहीं पाते, मोटिवेशन कम हो जाता है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है। सिर्फ रूटीन बदलने का फैसला कर लेना काफी नहीं होता, खासकर जब कोई मुश्किल वक्त आता है या पुरानी आदत का खिंचाव बहुत जोर से महसूस होता है। यहीं पर डुहिक दो और बहुत जरूरी चीजों पर जोर देते हैं जो इस बदलाव को टिकाऊ बनाने में मदद करती हैं। और वो क्या है? पहला है विश्वास, बिलीफ, और दूसरा है समुदाय का साथ, सपोर्ट ऑफ अ कम्युनिटी। विश्वास मतलब ये यकीन कि मैं बदल सकता हूँ या बदल सकती हूँ। हाँ, बिल्कुल। एक गहरा यकीन के बदलाव मुमकिन है और आप में वो क्षमता है। ये सिर्फ विल पावर या इच्छा शक्ति नहीं है, बल्कि एक उम्मीद है, एक भरोसा। क्योंकि जब आप पहली बार चूकेंगे या लड़खड़ाएंगे, और ऐसा जरूर होता है, तो यही विश्वास आपको दोबारा कोशिश करने की हिम्मत देता है। और ये विश्वास अक्सर तब और मजबूत होता है जब आप देखते हैं कि अरे, दूसरे लोग भी ऐसी ही मुश्किलों से गुजरे हैं और वो कामयाब हुए हैं। दूसरों को देखकर हिम्मत मिलती है। और समुदाय का साथ, सपोर्ट ग्रुप्स, वो कैसे मदद करते हैं? सपोर्ट ग्रुप्स कई तरह से बहुत मददगार होते हैं। पहली बात, वो आपको एक तरह से जवाबदेह बनाते हैं, अकाउंटेबल। आप किसी के प्रति जिम्मेदार महसूस करते हैं। दूसरी, वहां आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपकी मुश्किलों को समझते हैं, क्योंकि वो खुद भी शायद उसी दौर से गुजरे हैं। हाँ, ये बात तो है। वो आपको प्रैक्टिकल सलाह दे सकते हैं, हिम्मत बंधा सकते हैं जब आप निराश हों। और शायद सबसे जरूरी बात, जैसा मैंने कहा, एक ग्रुप में होने से आपका वो विश्वास मजबूत होता है। जब आप देखते हैं कि आपके जैसे ही दूसरे लोग बदल रहे हैं, तो आपको भी लगता है कि हाँ यार, ये हो सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस जैसे जो ग्रुप्स हैं, उनकी सफलता का एक बड़ा राज यही साझा विश्वास और कम्युनिटी सपोर्ट है। अकेले बदलना बहुत मुश्किल हो सकता है, पर एक ग्रुप के साथ वो सफर थोड़ा आसान हो जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। विश्वास और साथ, ये दोनों मिलकर मुश्किल सफर को आसान बना सकते हैं। किताब में एक और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट का जिक्र आता है, मुख्य आदतें, कीस्टोन हैबिट्स। ये क्या बला हैं और ये इतनी खास क्यों हैं? कीस्टोन हैबिट्स, हाँ, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये कुछ ऐसी खास, बुनियादी और शक्तिशाली आदतें होती हैं जिन्हें अगर आप अपना लें तो आपकी जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी, जो शायद सीधे तौर पर जुड़े हुए न लगें, उनमें भी अपने आप पॉजिटिव बदलाव आने लगते हैं। मतलब एक आदत बदलो और कई चीजें सुधर जाएं। बिल्कुल। जैसे पानी में पत्थर फेंकते हैं तो लहरें फैलती हैं ना, वैसे ही ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट पैदा करती हैं। आप एक सही जगह पर एक डोमिनो गिराते हैं और फिर कई सारे अपने आप गिरते चले जाते हैं। कोई उदाहरण दे सकते हैं इसका? सबसे आम और क्लासिक उदाहरण है नियमित रूप से व्यायाम करना, एक्सरसाइज। अच्छा। रिसर्च दिखाती है कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, जो कि एक मुख्य आदत है, वे अक्सर बिना अलग से कोई कोशिश किए ज्यादा हेल्दी खाना खाने लगते हैं। अरे वाह! हाँ, वो काम पर ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं, अपने पैसों का बेहतर इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड का कर्ज कम करते हैं, ज्यादा धैर्यवान बनते हैं और कम तनाव महसूस करते हैं। पर ऐसा होता क्यों है? एक्सरसाइज का खाने से या प्रोडक्टिविटी से क्या लेना देना? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। शायद इसलिए क्योंकि व्यायाम करने से आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल और अनुशासन की भावना मजबूत होती है, जो फिर जिंदगी के दूसरे एरिया में भी काम आती है। या शायद इसलिए कि रोज एक लक्ष्य पूरा करने से, जैसे आज का वर्कआउट पूरा किया, इससे छोटी छोटी जीत का एहसास होता है और ये एहसास आत्मविश्वास बढ़ाता है और दूसरे अच्छे बदलाव लाने के लिए मोटिवेट करता है। ये तो कमाल की बात है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बुरी आदत को अलग अलग ठीक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ सही मुख्य आदतों पर फोकस करने से ही काफी बड़ा फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल, यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। किताब में एल्यूमिनियम बनाने वाली कंपनी एल्कोआ के पूर्व सीईओ पॉल ओनील की एक बहुत अच्छी कहानी है जो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाती है। हाँ, सुना है मैंने इसके बारे में। जब 1987 में ओनील सीईओ बने तो उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रॉफिट या सेल्स की कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि उनका सिर्फ एक लक्ष्य है,
एल्कोआ को अमेरिका की सबसे सुरक्षित कंपनी बनाना। लक्ष्य था जीरो एक्सीडेंट्स। जीरो एक्सीडेंट्स। वॉल स्ट्रीट के एनालिस्ट तो चौंक गए होंगे। हाँ, बिल्कुल चौंक गए। उन्हें लगा ये आदमी पागल है। शेयर होल्डर्स मीटिंग में मुनाफे की बात करनी चाहिए, ये सुरक्षा क्या लगा रखा है। तो फिर हुआ क्या? सुरक्षा पर फोकस करने से कंपनी कैसे बेहतर हो गई? यही तो मुख्य आदत का जादू है। देखिए, सुरक्षा को नंबर 1 प्राथमिकता बनाने के लिए ओनील को कंपनी का पूरा सिस्टम बदलना पड़ा। जीरो एक्सीडेंट चाहिए तो जरूरी था कि वर्कर बिना डरे खतरों के बारे में बता सके। इसका मतलब कम्युनिकेशन सुधरा। अच्छा। हर एक्सीडेंट की रिपोर्ट मैनेजर्स को 24 घंटे के अंदर देनी होती थी, जिसमें सुधार का प्लान भी शामिल हो। इसका मतलब जवाबदेही बढ़े। अलग अलग डिपार्टमेंट्स को साथ मिलकर सुरक्षा के नए नए समाधान खोजने पड़े। इसका मतलब टीम वर्क और सहयोग बढ़ा। सुरक्षा पर इस एक फोकस ने, जो कि उनकी मुख्य आदत थी, धीरे धीरे कंपनी की पूरी संस्कृति, पूरा वर्क कल्चर बदल दिया। और नतीजा ये हुआ कि जब ओनिल ने कंपनी छोड़ी, तब तक एल्कोआ न सिर्फ दुनिया की सबसे सुरक्षित कंपनियों में से एक बन चुकी थी, बल्कि उसका मुनाफा भी 5 गुना बढ़ चुका था। सुरक्षा उनकी वो कीस्टोन हैबिट थी जिसने पूरी कंपनी को अंदर से बदल दिया। वाह, ये कहानी तो साफ दिखाती है कि सही मुख्य आदत चुनना कितना ज्यादा असरदार हो सकता है, चाहे वो हमारी अपनी जिंदगी हो या कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। आपने शुरू में जिक्र किया था कि किताब में सिर्फ व्यक्तियों की नहीं बल्कि समाजों की आदतों की भी बात है। हाँ, सोर्स मटेरियल बताता है कि किताब को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा व्यक्तियों की आदतों पर है, जिसके बारे में हमने अभी काफी बात की। हाँ, हैबिट लूप, गोल्डन रूल, कीस्टोन हैबिट्स। बिल्कुल। दूसरा हिस्सा सफल संगठनों जैसे एल्कोआ या फिर स्टारबक्स जैसी कंपनियों की आदतों पर है, कि कैसे ये कंपनियां जानबूझकर ऐसी आदतें बनाती हैं जो उनकी सफलता की वजह बनती है। ओके। और तीसरा हिस्सा समाज की आदतों को देखता है, जैसे मॉन्टेगोमरी बस बॉयकॉट जैसा बड़ा नागरिक अधिकार आंदोलन कैसे सफल हुआ। उसमें सामाजिक आदतें जैसे दोस्ती का नेटवर्क, सामाजिक दबाव, इन सब ने कैसे भूमिका निभाई। अच्छा, तो ये बड़े पैमाने पर भी लागू होता है। हाँ, और किताब की खासियत यही है कि ये दिमाग के स्कैन और साइंटिफिक रिसर्च जैसी चीजों को इन असली मानवीय कहानियों से जोड़ती है। जैसे कोई महिला स्मोकिंग कैसे छोड़ती है, उसकी दिमाग में क्या बदलता है, या लंदन अंडरग्राउंड के कर्मचारियों की रूटीन ने कैसे एक बड़ी दुर्घटना टाली। इससे जो सिद्धांत है वो ज्यादा स्पष्ट और याद रखने लायक बन जाते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या कहेंगे? अब ये जो पूरा विज्ञान है कि आदतें कैसे बनती हैं, कैसे बदलती हैं, इसका सार क्या है, निचोड़ क्या है? संक्षेप में कहें तो ये किताब और इसके सिद्धांत हमें ये सिखाते हैं कि हमारी आदतें कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो हमारी नियति नहीं है, वो असल में न्यूरोलॉजिकल पैटर्न है। और अच्छी बात ये है कि इन्हें समझा जा सकता है और बदला भी जा सकता है। ये हमें आदत के चक्र, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड का एक मॉडल देती है समझने के लिए। फिर सुनहरे नियम से उसे बदलने का एक प्रैक्टिकल तरीका बताती है और मुख्य आदतों के जरिए कम कोशिश में बड़े बदलाव लाने का रास्ता सुझाती है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि एक तरह की प्रैक्टिकल गाइड है। ये समझने में मदद करती है कि हम जो करते हैं वैसा क्यों करते हैं, और अगर हम चाहें तो उसे बदल कैसे सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ी बात जो हमें यहाँ से लेनी है वो ये है कि अपनी आदतों के पीछे के इस सिस्टम को, इस आदत के चक्र को समझकर हम असल में उन्हें बदलने की चाबी अपने हाथ में ले सकते हैं, है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ दांत भींचकर जबरदस्ती इच्छा शक्ति दिखाने की बात नहीं है, बल्कि ये उस सिस्टम को समझने और उसे एक तरह से कहें तो हैक करने की बात है, जिसके तहत हमारी आदतें चलती हैं। हम वापस ड्राइवर सीट पर आ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जानकारी हमें अपने रोजमर्रा के व्यवहार पर, अपने उन ऑटोमेटिक रिएक्शंस पर ज्यादा सचेत नियंत्रण देती है। जब हम समझते हैं कि हमारी कौन सी क्रियाएं किन संकेतों से शुरू होती हैं और किन इनामों की तलाश में होती हैं, तो हम बीच में दखल दे सकते हैं, इंटरवीन कर सकते हैं। हम जानबूझकर ऐसे रूटीन चुन सकते हैं जो हमें हमारे लक्ष्यों के ज़्यादा करीब ले जाएं, चाहे वो लक्ष्य ज़्यादा प्रोडक्टिव बनना हो या ज़्यादा स्वस्थ रहना हो या बस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ा ज़्यादा संतुष्ट महसूस करना हो। ये एक तरह से अपने ही दिमाग का यूज़र मैनुअल पढ़ना सीखने जैसा है, ताकि हम उसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। अपने दिमाग का यूजर मैनुअल, ये बहुत अच्छी बात कही।
तो आज की इस गहरी बातचीत के बाद चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं जिस पर वो थोड़ा सोच विचार कर सके। जरूर। सवाल ये है, अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई एक मुख्य आदत, कीस्टोन हैबिट बदलनी हो या बनानी हो, सिर्फ एक, तो वो कौन सी होगी? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसी एक आदत का आपकी जिंदगी पर सबसे गहरा, सबसे ज्यादा सकारात्मक असर पड़ेगा, मतलब सबसे ज्यादा अच्छी लहरें पैदा करेगा? ये वाकई सोचने लायक सवाल है। ये विचार करना कि कैसे एक छोटा सा लेकिन सोच समझकर चुना गया बदलाव आपकी जिंदगी में बड़े और बेहतर नतीजों की एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है। शायद जवाब आपको खुद को हैरान कर दे। अगर आप इस तरह की और भी शानदार ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें। और आपको इस समरी से सबसे बड़ी सीख क्या मिली, नीचे कमेंट में साझा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।